जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है और आपके हमारे सोचने की भी बात है कि इतना बड़ा संविधान आखिर बना कैसे होगा। तो इसके लिए संविधान सभा ने अथक प्रयास करे। 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। कई देशों के से कई सारी बातें उठाई गई, ली गई और भारतीय संविधान में उसका समावेश किया गया। लेकिन बात आती है कि क्या प्रारूप समिति ने ही पूरा संविधान बनाया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रारूप समिति का सिर्फ काम ये था कि बेनेगल नरसिंह राव, जिन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया था, उसकी जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और ये समिति सबसे बड़ी समिति थी। हमारी संविधान सभा ने कुल 22 समितियों का गठन किया, जिसमें एक मुख्य समिति थी। एक मुख्य समिति कौन सी थी? वही प्रारूप समिति। और 8 बड़ी समितियां थी और 13 छोटी समितियां थी। तो आज हम लोग इन्हीं समितियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन समितियों से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बुक्स में देखें तो याद करना बड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो अपने आप सारी बातें हम लोगों को समझ आ जाएंगी। मैंने जैसा कि आपको क्या बताया कि संविधान सभा की जो समितियां थी वो कितनी थी? कुल 22 समितियां। और मैंने बोला एक मुख्य समिति थी, 8 बड़ी समिति थी और 13 छोटी समितियां थी। यानी कुल 22 समितियां हैं। लेकिन आपको पूरी 22 समितियां नहीं पढ़नी है, याद करनी है। आइए बात करते हैं। अगर किसी राज्य के बारे में अगर आप देखें, मैंने क्या बोला कि अगर आप किसी राज्य, पुरानी किताब मतलब बातें देखें, राजा महाराजाओं की कहानियां देखें, तो ये समझ आती है बात कि कोई राज्य होता था, वहाँ पर पहले से ही जो पुरखे, दादा परदादा या बाबा होते थे, वो नियम कायदे बना के चले जाते थे। जो राजा आता जाता था वो उन्हीं नियम कायदों के आधार पर राज्य का शासन करता था। और राजा अपनी सुविधा के लिए एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करता था, फिर प्रधानमंत्री कई सरदारों को नियुक्त कर लेते थे और इसके बाद कुछ कर्मचारियों को भी नियुक्त करा जाता था। इसी तरीके से संविधान सभा ने भी ये काम किया है। आओ देखिए कैसे। मैंने क्या बोला, अगर मैं किसी राज्य के बारे में देखूं तो जो हमारे दादा बाबा परदादा होंगे वो नियम कायदे बना के जाएंगे। तो क्या समझ आया हमको कि बाबा से याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब भी कहा जाता था, इन्होंने क्या बताया? प्रारूप यानी जो नियम कायदे थे ये बनाए कि अब देश, जो राज्य का शासन किस तरीके से होगा, देश का शासन किस तरीके से होगा। तो याद रखो भैया, बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने क्या बनाया? प्रारूप। और यहीं से आपको याद कर लेना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मसौदा समिति के अध्यक्ष, यानी इसी को मसौदा समिति भी बोला जाता है, इसी को पांडुलेखन समिति भी बोला जाता है, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है। और इनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 4 समितियां नहीं है साथियों, एक ही समिति है। क्या मैंने बोला? इसके नाम अलग अलग हैं, समिति एक है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति के बारे में पूरी डिटेल बताई थी कि कौन कौन से सदस्य थे और कितने की मृत्यु हो गई थी। इस तरीके की सारी आपको मैंने बातें बताई थी। पिछले वीडियोस में भी आप जाके पूरी विधिवत जानकारी ले सकते हैं। फिर मैंने बोला कि बाबा तो प्रारूप बना के चले जाएंगे, नियम कायदे बना के चले जाएंगे, है ना। और इसके बाद जो भी राज्य में राजा आएगा उसकी जिम्मेदारी क्या होगी कि भाई अपने राज्य का या देश का झंडा झुकने ना दे। राज्य या देश के नियम कायदे इस तरीके से बनाए कि सभी को लाभ पहुँचे, पूरी जनता को किसी को दुविधा ना हो। इसी तरीके से राज्य का संचालन वो करेगा,
देसी रियासतें यानी जो आसपास की छोटी रियासतें होंगी उनसे बातचीत करेगा किसी भी समस्या के लिए। अगर कोई मामला पेचीदा है तो समझौता किया जाएगा, और अपने राज्य या देश में किस तरीके से वित्त या स्टाफ रखना है उसके बारे में बात करेगा। तो राजा से याद रखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब वो इतनी समितियों के अध्यक्ष बने। कितनी समितियों के? देखो किस तरीके से मैंने बताया कि राजा की जिम्मेदारी झंडे की होगी, नियम की होगी, संचालन की होगी, देसी रियासतों से बातचीत वो करेगा, समझौते करेगा, और अपने राज्य में वित्त और स्टाफ रखेगा यानी कर्मचारी रखेगा। तो इसका मतलब साथियों झंडा से बना झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम से बना नियम समिति, अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन से क्या बना साथियों? संचालन समिति, और इसके अध्यक्ष कौन हुए साहब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन संचालन समिति में आपको एक बात याद रखनी है कि इन 22 समितियों में आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे बड़ी समिति कौन है? संचालन समिति। इस संचालन समिति में एकमात्र महिला थी, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एकमात्र महिला थी, उनका नाम क्या था? दुर्गाबाई देशमुख। पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है, आप लिखते समय लिख लीजिएगा, दुर्गाबाई देशमुख। और इसी तरीके से देसी रियासत से वार्ता, तो एक समिति बन रही है, क्या हो जाएगा? देसी रियासत वार्ता समिति। इसके अध्यक्ष कौन हो रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरीके से समझौता दिखाई दे रहा है, तो देसी रियासत समझौता समिति, इसके अध्यक्ष कौन हो रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरीके से मैंने बोला वित्त एवं स्टाफ, जिसका मतलब वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष कौन हो रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मैंने बोला राजा अपनी सुविधा के लिए एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेगा, क्योंकि राजा तो सब कई जगह जाता, हर जगह जाता नहीं है, सब जगह बातचीत नहीं कर पाएगा, इतना वक्त समय नहीं होगा। जैसा कि वर्तमान में हम देशों की स्थिति देखते हैं कि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे करते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जब पूरी तरीके से बातचीत संपन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वही समझौता भी पूर्ण मान लिया जाता है, या नियम कायदे भी पूर्ण मान लिए जाते हैं। तो साहब मैंने क्या बोला कि ये प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। अब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या होगी कि संघ की ताकत उसके पास होगी, यानी कहीं जाएंगे तो डिसीजन ले सके, इसीलिए संघ की पावर किसके पास होगी? प्रधानमंत्री के पास होगी। कोई मामला आता तो उसकी जांच करेंगे, संघ के लिए संविधान जो बनाया गया उसको देखेंगे कि साहब कोई मामला बिगड़ तो नहीं रहा है कोई नियम बनाने से। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कोई उद्देश्य आता है या प्रस्ताव आता है तो उसको देखेंगे, और राज्यों से वार्तालाप करेंगे। तो आओ देखो इससे भी हमारा क्या बन गया। पहली बात, प्रधानमंत्री से याद रखो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। मैंने देखो अब संघीय शक्ति, तो संघ की जो ताकत होगी, शक्ति होगी, वो किसके पास होगी? प्रधानमंत्री के पास। इससे एक समिति बन रही है, संघीय शक्ति समिति आ जाए तो अध्यक्ष कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। इसी तरीके से मसौदा जांच समिति, मसौदा जांच समिति, तो अध्यक्ष कौन हो रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। इसी तरीके से संघीय संविधान यानी संघीय संविधान समिति, तो अध्यक्ष कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। इसी तरीके से राज्यों से वार्तालाप समिति, अध्यक्ष कौन हुए साहब? जवाहरलाल नेहरू। उम्मीद कर रहे हैं आपको बात समझ आ रही होगी। एक दो बार वीडियो देखिएगा और सारी बातें आपको समझ आ जाएगी, और लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। अब मैंने बोला कि प्रधानमंत्री महोदय दूर दराज के एरियो की जानकारी के लिए क्या कर देते थे? सरदार नियुक्त कर देते थे। तो सरदार से याद रखो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदारों का क्या काम हुआ करता था पुराने ज़माने में कि वो सलाह दिया करते थे। यदि कोई मामला अगर है तो वो कि युद्ध कहाँ करना है, किस तरीके से नीति बनाई जाए, तो सरदार सलाह दिया करते थे। बहिष्कृत क्षेत्रों की जानकारी दिया करते थे, जनजातियों की जानकारी दिया करते थे, अल्पसंख्यकों की जानकारी दिया करते थे, लोगों के मौलिक अधिकारों की जानकारी दिया करते थे कि भाई मौलिक अधिकार इनके, ये इनसे छेड़छाड़ करेंगे तो जनता भड़क जाएगी, या कौन से और मौलिक अधिकार दे दिए जाएं ताकि
जनता प्रसन्न हो जाए, इस तरीके की जानकारी वो दिया करते थे। और प्रांतों में किस तरीके की कानूनों की जानकारी है तो प्रांतीय संविधान बन जाया करते थे। तो साथियों यहाँ तक बात समझ आ रही। आओ देखिए कौन कौन सी समितियाँ बन रही हैं। तो सबसे पहली बात सलाह, इसका मतलब सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरीके से बहिष्कृत क्षेत्र समिति, इसके अध्यक्ष कौन हो रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरीके से साथियों जनजाति समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरीके से अल्पसंख्यक समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे साहब? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन आपसे उप शब्द आ जाए साथ में लग के कि उप अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा H.C. मुखर्जी। अब आप लोग इस बात का कमेंट करिएगा कि H.C. मुखर्जी का पूरा नाम क्या है। हो सकता है परीक्षा में आपका पूरा नाम दे दिया जाए, H.C. ना हो, है ना, तो आपको पूरा नाम इनका बताना है। इसी तरीके से मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार से क्या साथियों बनना है? मौलिक अधिकार समिति। फिर यहाँ पे वही बात आ रही है कि अगर मौलिक अधिकार समिति कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन अगर उप मौलिक अधिकार समिति आ जाए तो J.B. कृपलानी। वही आपको काम फिर करना है, कमेंट में आपको बताना है कि J.B. कृपलानी का पूरा नाम क्या है। इसी तरीके से प्रांतीय संविधान, तो साथियों प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन हो रहे हैं साहब? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो साथियों अब तक हम लोगों ने किसी राज्य या देश की शासन व्यवस्था को बाबा के आधार पर, राजा के आधार पर, प्रधानमंत्री के आधार पर और सरदारों के आधार पर हमने सीखा, देखा कि कैसे कैसे समितियों का निर्माण हो सकता है। अब हम लोग कर्मचारियों के आधार पर देखते हैं किस तरीके से समितियां बनी होंगी हमारे भारतीय संविधान की। आइए, तो इसको मैंने कुछ ट्रिक के माध्यम से किया है और आपको इसी ढंग से याद रखने का प्रयास करना है। एक दो बार करेंगे, लिखेंगे, तो लिख के याद करेंगे, सारी बात समझ आएगी। तो पहली लाइन देखते हैं कि शत्रु की नीति पर सीता की समिति का कार्य संचालन मुंशी ने किया। पहली ट्रिक क्या है, यानी पहली लाइन क्या है कि शत्रु की समिति पर, तो साथियों पहली लाइन क्या है कि शत्रु की नीति पर सीता की समिति का कार्य संचालन मुंशी ने किया। फिर से एक बार दोहरा देता हूं मैं आपके सामने कि शत्रु की नीति पर सीता की समिति का कार्य संचालन मुंशी ने किया। अब आओ देखते हैं कैसे कैसे हमारी समिति और हमको समिति के अध्यक्ष याद हो जाते हैं। शत्रु की नीति पहला मैंने लिया, तो शत्रु से याद रखिएगा टी.बी. शत्रु, ये अध्यक्ष थे। और समिति कौन सी बन रही है तो मैंने इसको DPSP लिख दिया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष कौन थे? टी.बी. शत्रु। आओ अगली बात देखें, सीता की समिति। अब सीता से बना B. पट्टाभी सीतारमैया और समिति से बना सभा समिति या सदन समिति या कई बार समिति पूछ लेता है हमसे, तो याद हो गया आपको यह भी बात कि सीता से क्या बना? B. पट्टाभी सीतारमैया और समिति से याद रखेंगे आप सभा समिति या सदन समिति। इसी तरीके से कार्य संचालन मुंशी ने किया, कार्य संचालन मुंशी ने किया। तो कार्य संचालन से कार्य संचालन समिति और मुंशी से आप याद रखेंगे KM मुंशी, यानी कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। याद हो गया आपको। आइए अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन है ऊषा की खबर पर कृष्ण ने पत्र भेजा। आओ पहली बात देखिए, ऊषा की खबर, तो ऊषा से आप याद रखेंगे ऊषा नाथ सेन अध्यक्ष थे और खबर से याद रखेंगे प्रेस समिति। आओ अगली बात पढ़ें, कृष्ण ने पत्र भेजा, यानी कृष्ण ने पत्र, बस याद रखिएगा। तो कृष्ण से बना अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर, या पेपर में जब आएगा परीक्षा पर जब प्रश्न पत्र आपके सामने आ जाएगा
तो नीचे विकल्प आपको अपने आप याद हो जाएगा अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। और पत्र से बना प्रयात्मक या क्रेडेंशियल समिति, ये याद रखिएगा। आओ अगली बात देखें। संविधान समीक्षा आयोग चला, सर्वोच्च न्यायालय पर वार किया। याद रखना है आपको कि संविधान समीक्षा आयोग चला और सर्वोच्च न्यायालय पर वार किया। अब यहाँ पर शब्द लेते हैं कि संविधान समीक्षा आयोग चला, तो संविधान समीक्षा आयोग से याद रखेंगे आप संविधान समीक्षा आयोग, और चला से याद रखेंगे MN वेंकट रमैया। आओ अगली बात देखें। सर्वोच्च न्यायालय पर वार, यहाँ से यानी सर्वोच्च न्यायालय देखना है, और वार तो सर्वोच्च न्यायालय से बना सर्वोच्च न्यायालय समिति, और वार से बना S वारदाचार्यार। उम्मीद करते हैं बात समझ आ रही होगी। ये आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, तभी आपको बात अच्छे से ज़्यादा समझ आएगी। अगली बात पढ़ते हैं। भाषाई प्रांत आयोग धर, भाषा सत्य बनी। अब आओ, भाषाई प्रांत आयोग दिखाई दे रहा है हमको, तो भाषाई प्रांत आयोग हो गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? धर से याद रखिएगा SK धर। अगली बात, भाषा सत्य बनी, तो भाषा से बना साथियों भाषा आयोग, और इसके अध्यक्ष थे सत्य से याद रखिएगा मोटरी सत्यनारायण। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं साथियों संविधान बनाने के लिए जितनी भी समितियां मेरी नज़र में महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको करा दी हैं। मैंने आपको बताया था कितनी समितियां बनी हैं, 22 समितियां। इसमें से एक मुख्य समिति थी, 13 छोटी समितियां थी और 8 बड़ी समितियां थी। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको इसका प्रैक्टिस करना है तभी अच्छे से समझ आएंगे। पिछले साल के जो प्रश्न पत्रों का एक संकलन आता है वो जरूर से जरूर बाजार से ले लीजिए, साथ ही साथ उनको भी करते रहिए कि किस तरीके के प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ आ गए हो कि इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, अपने आप प्रैक्टिस करिए, तब अच्छे से बात समझ आ जाएगी। अपने लिखिए ज़्यादा, याद कम करिए, लिखिए ज़्यादा, तो लिखने से आपको अच्छे से बात सारी समझ आ जाएगी। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।